नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार प्रयासरत। समय समय पर मृदा परीक्षण आधारित पहल से किसान हो रहे हैं जागरूक। अब तक करीब 1531 प्रयोगशालाओं को बनाया गया सक्षम। किसानों को SHC आधारित उर्वरक उपयोग की जारी की जा रही है सलाह। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 13.98% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 680.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 99,88,000 किसान हुए लाभान्वित। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि विकास पर जोर। ग्रामीण विकास मंत्रालय छीड़ हुई भूमि के विकास के लिए प्रयासरत। 8,214 वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत 28 राज्य के करीब 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को किया गया कवर। केंद्रीय कृषि विकास योजना की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए किया जा रहा है काम। सरकार का कृषि आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए पहल। मसालों और ड्राई फ्रूट्स में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का है उद्देश्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और NFSM ऑयल सीड और ऑयल पाम के तहत सरकार प्रयासरत। और महिला किसानों को सशक्त करने की सरकार की कोशिश। कृषि सहकारिता और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की पहल। केंद्र की तमाम योजनाओं के तहत महिला किसानों को मजबूत बनाना मकसद। ग्रामीण महिलाओं को स्थायी आजीविका का भी सृजन करना है लक्ष्य। और खबरें विस्तार से। सरकार देश में किसानों को समय समय पर मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक का उपयोग करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अच्छी मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अकार्बनिक और जैविक उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग के बारे में नुस्खे के साथ मिट्टी की पोषक स्थिति प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अब तक राज्यों में 11,531 नई प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जा चुका है। किसानों को समय समय पर SHC आधारित उर्वरक उपयोग की सलाह दी जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग और किसानों को उर्वरकों के उचित और एकीकृत उपयोग पर प्रशिक्षण योजना के अभिन्न अंग है। इसके तहत किसानों के प्रशिक्षण, किसान क्षेत्रों पर प्रदर्शन और किसान मेलों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी लगातार प्रदान की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस पहलू पर किसानों को शिक्षित करने के लिए फ्रंट लाइन प्रदर्शन भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को क्या क्या लाभ पहुंच रहा है और किसान कितने आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक केंद्रीय क्षेत्र प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है। योजना के तहत देश भर में सभी भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फंड राज्यवार मंजूर किया जाता है। अलग अलग राज्यों को फंड दिया जाता है। राजस्थान राज्य में लगभग 70,82,035 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ अब तक दिया जा चुका है। इसके साथ साथ राजस्थान राज्य के संबंध में इस योजना के तहत करीब 7,337 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है। और जम्मू में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में 5 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा ने हितधारकों से आह्वान किया है कि वे कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक और क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए लैब से फील्ड तक प्रौद्योगिकी के निर्बाध विस्तार के अलावा स्थानीय कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के प्रयासों को दोगुना करें। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। कृषि क्षेत्र के शोधकर्ता, टेक्नोक्रेट, पॉलिसी मेकर सभी एक जगह इकट्ठे होकर के कृषि में नई चेतना कैसे पैदा की जाए। मैं समझता हूं कि इसका एक अवसर इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने और उनके पूरी टीम ने यहाँ उपलब्ध कराया। और भारत के कृषि आयात के मुख्य रूप से वनस्पति तेलों, दालों, काजू, ताजे फलों और मसालों का प्रभुत्व रहा है। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार देश में दालों और आवश्यक खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM ऑयल सीड और
ऑयल पाम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है। हल्दी की उच्च आयात को संबोधित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में समूह में उच्च करक्यूमेन सामग्री के साथ किस्मों की खेती को व्यवस्थित करने के लिए कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। देश में कच्चे काजू की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार अधिक उपज देने वाली किस्मों, उच्च घनत्व वाले रोपड़ जैसे क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार किसानों के लिए कई स्वास्थ्य योजनाओं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्डों के वितरण की योजना भी लगातार अलग अलग राज्यों में लागू करी, ताकि उर्वरकों के उपयोग को युक्ति संगत बनाया जा सके। प्रति बूंद अधिक फसल पहल, जिसके तहत ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई को पानी के लिए उपयोग के लिए उसको किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। और किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। सरकार का विजन है कि किसानों की आय दोगुनी हो। एक बानगी प्रगतिशील किसान की जो ब्रोकली की खेती कर अच्छा मुनाफा तो कमा ही रहे, साथ ही आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। वैसे तो ठंडी जलवायु में पैदा होने वाली सब्जी है, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी उगाई जा रही है। जिले के किसान ओम प्रकाश ने ब्रोकली की पैदावार शुरू की है, जिससे उन्हें अच्छा खासा फायदा मिल रहा है। एक कार्यक्रम में ही उन्होंने ब्रोकली की खेती के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद वह ब्रोकली की खेती के गुर सीखने के लिए हरियाणा और नोएडा गए। किसान ओम प्रकाश कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ओम प्रकाश का कहना है कि ब्रोकली की फसल से सामान्य फूल गोभी से कहीं अधिक फायदा मिल रहा है। मैं सर नोएडा गया था। नोएडा से मैंने देखी थी एक खेती, तो उनसे पूछा मैंने कि भाई जी इसकी पैदावार कैसी है। बोले बहुत बढ़िया पैदावार है इसकी, और इसी लान भी देती है जी। 3 लान आएंगे इस पे। तो एक लान तो मैंने काट दिया, दूसरा तुम्हारे सामने तैयार है, और इसकी सेल भी यहाँ मंडी में कर रहा हूँ और सही रेट मिल रहे हैं मुझे। वैसे अमूमन गोभी में एक पौधे पर एक ही फूल आता है, जबकि ब्रोकली में एक पौधे पर एक साथ एक फूल काटने के बाद 6 से 8 फूल तक आते हैं। इस तरह से इसकी पैदावार के फायदे ही फायदे हैं। वहीं कृषि अधिकारी भी ब्रोकली की फसल को किसान की आमदनी बढ़ाने का अच्छा जरिया बता रहे हैं। ब्रोकली की न्यूट्रिशन वैल्यू काफी ज्यादा है। इसकी खेती लाभदायक है। बाजार में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। बड़े शहरों में होटलों और रेस्टोरेंट में इसकी अच्छी मांग है। ब्रोकली जो एक नया है, जनपद के लिए नया मतलब जो है उत्पाद है तो फूल गोभी की ही तरह, परंतु इसमें जो इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है। और ख़ासतौर से बड़े मार्केट में जो दिल्ली में है या 5 स्टार होटलों में इस ब्रोकली की काफ़ी मतलब मांग रहती है। और इसके जो सबसे इसमें जो विशेषता है, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है, और खासतौर विदेशी लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। और ये निश्चित उनका जो प्रयोग है बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और इससे जो है आमदनी बढ़ाने में, किसान की आमदनी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, जो सामान्य गोभी से काफ़ी महंगा बिकता है, और उनका ये प्रयोग निश्चित सफल होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। इस तरह की खेती से किसान अपनी उपज का सही मूल्य हासिल कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि किसान परंपरागत खेती के साथ साथ इस तरह की वैकल्पिक खेती करें, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं कि सरकार कैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को उसमें सिंचाई की जो उपलब्धता है उसको बढ़ावा दे रही है, ताकि किसान वहां भी उत्पादन कर सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय छीड़ हुई भूमि के विकास की लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय कृषि विकास योजना की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका फायदा सीधे तौर से किसानों को मिल रहा है। 8,214 वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 28 राज्य के करीब 39.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम वर्ष 2018 के दौरान 1,832 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों को हस्तांतरित की गई, ताकि जो बंजर जमीन है, जो सूखाग्रस्त जमीन है, उसको सिंचाई युक्त किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर शेड विकास घटक के रूप में सम्मिलित किया गया है। सभी चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर सरकार का ध्यान है, ताकि इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल सके। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती बाड़ी में क्या सावधानियां रख सकते हैं, पेश है ये खास रिपोर्ट। पंजाब में बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि वे इस समय फसलों में सिंचाई ना करें, साथ ही किसी प्रकार के छिड़काव से भी बचें। पंजाब के किसान इस समय मेड़ों पर मिर्च और शिमला मिर्च लगा सकते हैं।
इसके साथ ही यहाँ बैंगन की नर्सरी लगाने के साथ भिंडी और लोबिया की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे बैंगन में हाइब्रिड BH2, PBH3, PBH4, PBH5, PBH41, PBH42 और पंजाब रौनक जैसी किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा जो किसान भिंडी की बुआई करना चाहते हैं, वे पंजाब सुहावनी जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पंजाब में ही इस समय खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू, तोरी और स्क्वैश जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की जा सकती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान फसलों, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदानी इलाकों में सरसों की कटाई कर ले और गहाई के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। पश्चिमी राजस्थान में ही तैयार मेथी और इसबगोल की कटाई कर ले और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके साथ ही यहाँ जीरे को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद उसकी गहाई करें। राजस्थान के जालोर इलाके में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ जो फसल तैयार हो चुकी है उनकी कटाई कर ले और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तर पश्चिम राजस्थान के किसान गेहूं में चौथी सिंचाई के 15 से 20 दिनों के बाद 5वीं सिंचाई करें। यही इस मौसम में गेहूं में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो देश भर के अलग अलग राज्यों में धान की खरीदी जो है समर्थन मूल्य पर लगातार किसानों से की जा रही है। ये बात करते हैं खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर लगातार खरीदी जारी है किसानों से। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 13.98% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 680.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान किसानों से एमएसपी पर खरीदा गया है, जिसका सीधे तौर से फायदा किसानों को मिल रहा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 29.79% है। इसके साथ साथ वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 99,88,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,30,476 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन भी किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,964 किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिला है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान
धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, वो भी समर्थन मूल्य पे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,97,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,719.51 करोड़ रुपए मूल्य की 91,86,803 कपास की गांठें भी खरीदी गई हैं। इसके साथ साथ 5,079 मीट्रिक टन खोपरा यानी कि 12 मासी जो फसल होती है की खरीदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी उनके खातों में पैसा भेजा गया है। और अब बात करते हैं शिमला की। शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल की महिलाओं ने अपनी सेब की अच्छी कीमत न मिलने के बाद कुछ ऐसा काम कर दिखाया जिससे न केवल उन्हें अच्छी आमदनी हो रही बल्कि उनके इस काम की काफी सराहना भी हो रही है। पेश है खास रिपोर्ट। सेब के कम दाम मिलने के कारण रोहड़ू उपमंडल के समोली गांव की महिलाओं ने अपने सेब की फसल की प्रोसेसिंग करने का निर्णय लिया ताकि उनका सेब बेकार भी न जाए और अच्छी कमाई भी हो सके। इसके लिए महिलाओं ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे फूड प्रोसेसिंग शिविर में प्रशिक्षण लिया और स्वयं सहायता समूह बनाकर बी ग्रेड सेबों से चटनी बनाकर मार्केट में उतारा। कोरोना काल में समोली गांव की महिला सुदर्शना ने अपने सेबों की दुर्दशा और कम दाम मिलने से आहत होकर 5 महिलाओं के साथ सुदर्शना नामक स्वयं सहायता समूह व झांसी नामक ग्राम समूह का गठन किया। ये जो हमारा सेब है वो SPNF का है, तो हम देख रहे थे कि बी ग्रेड हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है और बहुत ही कम सस्ते दामों में जाता है। तो इसी तहत हमारे पास हॉर्टिकल्चर से और ब्लॉक के थ्रू एक ट्रेनिंग करवाई, तो हम वहाँ गए थे उस ट्रेनिंग को करने और उन्होंने हमें ट्रेनिंग सिखाई कि जैसे सेब से जूस हम चटनी बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं। कम से कम 20 से 25 औरतें इस काम को करना चाहती है और कर भी रहे हैं। आगे हमारा जो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में जा रहा है। समूह के माध्यम से महिलाओं द्वारा निर्मित रोहड़ू वैली हिमाचली चटपटी चटनी आज न केवल हिमाचल बल्कि बेंगलुरु और पंजाब सहित देश के कई शहरों में बिक रही है। समूह की सदस्य उर्मिला का कहना है कि सेब की खराब हालत को देखते हुए ही उन्होंने सेब की प्रोसेसिंग का निर्णय लिया। हमारा सेब है सर एक, जिससे हमें बहुत दुख होता है। पूरी साल भर हमें मेहनत करनी पड़ती है सेब के लिए, तो बाद में हमें उसे मार्केट में जाके नीलाम की तरह देना पड़ता है। वो वैल्यू नहीं लगती है सही में जिस हिसाब से आज मार्केट चली हुई है। तो मैं चाह रही हूँ सर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, सेब का अचार, जैम, चटनी, ड्राई फ्रूट्स बना के और इसको हम मार्केट में ला के महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना चाहते। समूह की महिलाओं द्वारा सेब सुखाकर चिप्स बनाए गए जो मार्केट में 700 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। रोहड़ू की महिलाओं द्वारा कोरोना काल में शुरू किए गए इस समूह के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 20 हो चुकी है, जो क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो रहा है। रोहड़ू से डीडी न्यूज के लिए प्रदीप राही की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कैसे महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही और दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। और बात करते हैं कृषि एवं सहकारिता और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के जरिए महिला किसानों को सशक्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कार्यान्वयन एजेंसियों को कम से कम 30% महिला किसानों के लिए बेहतर करना है। इन योजनाओं में विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन और तेल हथेली पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, बीज और रोपण सामग्री के लिए उप मिशन, कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन और एकीकृत के लिए मिशन शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक उप समिति के रूप में महिला किसान सशक्तिकरण योजना नाम से एक विशिष्ट योजना भी शुरू की है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनकी भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश किया जा सके, साथ ही ग्रामीण महिलाओं की स्थायी आजीविका का भी सृजन किया जा सके। यही इन योजनाओं का मकसद है। और सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही देश भर की मंडियों में कैसे रहा हाल, पेश है इस खास रिपोर्ट में। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। गेहूं की उपज जितनी इस साल हुई है उतनी कभी नहीं हुई है। इससे गेहूं की सप्लाई में भी इजाफा होगा और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर भी पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 92 लाख होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में गेहूं की उपज 10 करोड़ 78 लाख टन रही थी। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं के भाव में उठापटक का रुख रहा।
बात इसकी आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव रहा 1660 रुपए। 17 मार्च को इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1680 रुपए हो गया। राज्य की ही जंबूसर मंडी में 17 मार्च को गेहूं 200 रुपए की गिरावट के बाद 2100 रुपए से 1900 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 16 मार्च को गेहूं के सौदे 1890 रुपए पर हुए। 17 मार्च को 10 रुपए की तेजी के बाद इसका भाव हो गया 1900 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान गेहूं की खरीद मजबूती के साथ हुई। 16 मार्च को यहाँ इसका भाव रहा 1640 रुपए। 17 मार्च को इसका भाव 13 रुपए बढ़कर 1653 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की हरदोई मंडी में 16 मार्च को गेहूं का भाव था 1680 रुपए। 17 मार्च को भाव 35 रुपए की कमजोरी के बाद 1645 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी मसूर की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में मसूर की उपज 11 लाख टन रही थी। फिलहाल मंडियों में बुधवार को मसूर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 16 मार्च को मसूर का भाव रहा 5,300 रुपए। 17 मार्च को इसका भाव 20 रुपए की मजबूती के बाद 5,320 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 16 मार्च को मसूर का भाव था 6,250 रुपए। 17 मार्च को इसका भाव 50 रुपए गिरकर 6,200 रुपए हो गया। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 16 मार्च को इसका भाव रहा 5,180 रुपए। 17 मार्च को मसूर का भाव 30 रुपए लुढ़क कर 5,150 रुपए हो गया, जबकि महोबा मंडी में 17 मार्च को मसूर की खरीद फरोख्त 5,130 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार प्रयासरत। समय समय पर मृदा परीक्षण आधारित पहल से किसान हो रहे हैं जागरूक। अब तक करीब 11,531 प्रयोगशालाओं को बनाया गया सक्षम। किसानों को SHC आधारित उर्वरक उपयोग की दी जा रही है सलाह। खरीफ विपणन सीजन में MSP पर खरीदी जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 13.98% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 680.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में करीब 99,88,000 किसान हुए लाभान्वित। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के विकास पर जोर। ग्रामीण विकास मंत्रालय छीड़ हुई भूमि के विकास के लिए प्रयासरत। 8,214 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत 28 राज्य के करीब 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को किया गया कवर। केंद्रीय कृषि विकास योजना की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए लगातार किया जा रहा है काम। सरकार का कृषि आयात पर निर्भरता कम करने का है लक्ष्य। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए पहल। मसालों और ड्राई फ्रूट में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का है उद्देश्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और NFSM ऑयल सीड और ऑयल पाम के तहत सरकार प्रयासरत। और महिला किसानों को सशक्त करने की सरकार की कोशिश। कृषि सहकारिता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल। केंद्र की तमाम योजनाओं के तहत महिला किसानों को मजबूत बनाना है मकसद। ग्रामीण महिलाओं की स्थायी आजीविका का भी सृजन करना है लक्ष्य। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।